Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, this is the continuation. This is the third part of the series जो हम क्रैश कोर्स सीरीज आपके लिए लेकर आए. एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. यस, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि अभी एग्जाम में बहुत सारे महीने, हार्डली, पलक झपकते ये टाइम खत्म हो जाएगा. The only people who are going to crack this exam, the only ones who are going to crack this exam, वो होंगे जो काम के टॉपिक्स राइट वक्त रहते हुए रिवाइज कर लेंगे. यस, जैसे एनिमल फार्म में एक लाइन बोली गई थी ना कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स. पता नहीं तुमने ये बुक पढ़ी है कि नहीं, जॉर्ज ऑरवेल की. वैसे ये फेमस कोट यहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है कि ऑल टॉपिक्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स. कुछ ज्यादा जरूरी टॉपिक्स होते हैं और उन्हीं को मैं इन सीरीज में तुम्हारे साथ रिवाइज कर रहा हूं. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के लिए रिवीजन भी नहीं होगा, ये शायद उनके लिए फर्स्ट एक्सपोजर होगा टू सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो हमने पहले दो वीडियोस कर लिए. एक में मैंने जुडिशियल रिव्यू खत्म कर दिया, द अदर वन में मैंने तो पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दिया. आज जो मैं टॉपिक कर रहा हूं इज रिलेटेड टू जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स. सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है. आई होप तुमको ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सो मेक श्योर कि आप इसके सबके नोट्स बनाओ एंड अंडरस्टैंड. इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर आप सब लोगों के लिए. सो अन अकेडमी आपके लिए रिपब्लिक डे ऑफर लेकर आई है और ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाने वाला है. एज इन टुमारो दिस ऑफर विल बी ओवर. तो पहले इसको ध्यान से समझ लो कि 12 महीने का कोर्स आपको 23,499 और 18 महीने का कोर्स आपको 24,999 में मिल रहा है. 60%, फ्लैट 60% ऑफ है विद अश्योर्ड सक्सेस. अश्योर्ड सक्सेस मतलब कि अगर आपने यूपीएससी सीएससी 2026 क्रैक कर लिया तो ठीक है, नहीं भी अगर हुआ तो वी हैव योर बैक और हम आपको फ्री एक्सटेंशन देंगे. आपको सिर्फ मेरा कोड याद रखना है SIDLIVE, SIDLIVE, and join amongst the largest team on an academy. Make sure that you are a part of it. तो फटाफट अपने ऑप्शंस चूज कर लो और गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस टू क्रैक दिस एग्जाम. वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं. जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो इस कोड को स्कैन कर ले और बी अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम चैनल एंड दैट शुड बी गुड फॉर यू. इंपॉर्टेंट बात कि जो भी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन फॉर यूपीएससी सीएससी 2025. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया में कोई भी चीज एटलीस्ट इन सो फार एज यूपीएससी इज कंसर्न 100% नहीं बोली जा सकती. लेकिन अगर मैं पहले के बैक ट्रेंड्स और ये सब वगैरह चेक करूं तो मुझे लगेगा कि दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पढ़ा जाता है. और बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनना. तो अगर तुम पहले के कुछ क्वेश्चंस देखोगे ना तो तुम्हें बड़ी अजीब अजीब से क्वेश्चंस भी दिखाई देते हैं. समथिंग जो आपको ऑर्डिनरीली कभी आप पढ़ते नहीं हो. यू हार्डली रीड दीज क्वेश्चंस. इनको बोलते हैं जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स. अब जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स क्या होता है? अब तुम में से बहुत सारे लोगों को तो शायद ये आइडिया भी नहीं होगा कि हम ये बात किसके बारे में कर रहे हैं. लेकिन अगर तुम पिछले साल के जियो साइंटिस्ट के एग्जाम को बाद में देख लो, इफ यू लुक एट दोस क्वेश्चंस, तो तुमको अचानक रियलाइज होगा कि उन्होंने पूछा था समथिंग रिलेटेड टू ऑडी ऑल्टरम पार्टम. तो वो एक मैक्सिम है, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. अब ये तुम में से बहुत सारे लोग ना पढ़ते भी नहीं है उस तरह से कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो या समथिंग लाइक दैट. कभी कभी क्वेश्चंस आ जाएंगे. डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेज, श्रेया सिंघाल पर केस पर क्वेश्चन आया हुआ है. एक बार 2019 में हादिया केस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस. और इस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली आते रहते हैं. अब मैं तुम्हें आइडिया देता हूं कि कहां से ये क्वेश्चंस आते हैं ताकि उन लोगों को जो नादानी में जिंदगी तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, जैसे ये सारे डॉक्ट्राइन्स है, राइट? डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. अब तुम्हें समझ में आएगा कि जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते. पर जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक डॉक्ट्राइन है. डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? एक सिद्धांत है, एक विचार है, एक आइडिया है. बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा. लेकिन एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्राइन है, एक विचार है, एक सिद्धांत है. जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स कुछ सिद्धांतों, कुछ फॉर्मूला, कुछ आइडियाज के ऊपर से बेस्ड होते. तो जुडिशियल रिव्यू मैंने एक वीडियो पहले भी किया था, कितना जरूरी टॉपिक है. तो वो तुम्हें इन डॉक्ट्राइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं.
उसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं, बट ये डॉक्ट्राइन है। अब ये लेवल पे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम ना अब और डिफिकल्ट हो सकती है, सो दे कैन नाउ आस्क यू मोर डॉक्ट्राइन्स। तो आज मैं तुम्हारे लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स करूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर मैं पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं, जुडिशियल रिव्यू भी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। आज मैं तुमको यूट्यूब पर एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी और चिलिंग इफेक्ट 3 डॉक्ट्राइन्स मैं तुम्हें और पढ़ा के दिखाता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। पहली बात, एक वार्निंग देना चाहता हूं, मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, ये टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट है और मैं चाहता तो यूट्यूब पे बड़े आसान टॉपिक ले लेता, बट दैट इज नॉट माय आइडिया। लेट अस ट्राई एंड डू समथिंग डिफिकल्ट ऑन यूट्यूब। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहला जो डॉक्ट्राइन है उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। ओके, समझने की कोशिश करो, बड़े ध्यान से समझना। इस फोटोग्राफ को पहचानो और अगर इस फोटोग्राफ में जो भावना है, जो फीलिंग है, जो सेंटिमेंट दिखाया जा रहा है, उसको तुमने डिस्क्राइब क्या करना है, तो आप क्या डिस्क्राइब करोगे? मेरे हिसाब से जो तुम इस फोटोग्राफ को देखकर, ओके, ये बिल्ली क्या दिख रही है? सर ये बिल्ली डरी हुई है, ये बिल्ली एक्सट्रीमली ज्यादा डरी हुई है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, अप्रिशिएट दिस, राइट? नाउ यू नो गेट इनटू द माइंड। ये एकदम जरूरत से ज्यादा डर गई। जैसे कभी कभी तुम, मुझे पता नहीं तुम कभी ऐसा लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, कभी कभी ऐसा बोला जाता है, आप ना लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे ना और किसी जंगल वाले रास्ते से चले जाओ और कोई रास्ते में जानवर आ जाए ना, तो बहुत स्लो होके जाना चाहिए। क्यों बहुत स्लो होके जाना चाहिए? गाड़ी इसलिए बहुत धीरे चलानी चाहिए क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं यार हमारी ना गाड़ी जा रही है और फिर सामने से एक जंगली जानवर ना आता है, लेकिन हम सोचते ये है कि वो जो जंगली जानवर है वो है ना अपना रास्ता है ना सामने, भाग जाएगा वो वहां पे से, अपने आप को बचा लेगा। बट ऐसा नहीं होता। आमतौर पे ये जो जानवर होते हैं बेचारे बड़े भोले होते हैं, ये क्या हो जाते हैं कि घबरा जाते, ये ना डर जाते। तो एक बार मैं ऐसे गाड़ी में जा रहा था तो मेरे को ये ठीक से नहीं दिख रही होगी ये फोटोग्राफ, ये एक रैबिट था। ओके, तो ये मुझे दिखा तो मैंने, तुम नोटिस कर रहे हो इसके इस तरफ भी रास्ता है, इसके इस तरफ भी रास्ता है। अब ये ठीक से नहीं दिख रहा, ये बेचारा रैबिट था, तो ये ना फ्रीज हो गया, वहीं के वहीं रुक गया। भाई क्यों रुक गया भाई? तू तू क्यों नहीं, तेरे पास तो रास्ता है, सुनो मेरी बात, रास्ता है, लेकिन ये रास्ता यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्केयर्ड था। ही बिकेम सो स्केयर्ड कि वो वहीं जम गया। वो एक्सट्रीम ठंड जैसा होता है ना, आदमी जम जाता है, बर्फ में आ गया, ऐसा लगा कि भैया तू निकल, रास्ता है। उस इफेक्ट को बोलते हैं चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट उस इफेक्ट को बोलते हैं जब आप बुरी तरह से डर जाते हो, आप कुछ एक्शन ही नहीं लेते। अब आपके आंखों के सामने अचानक ऐसा कोई भूत प्रेत टाइप का आ गया, अमीजे तोमार टाइप, तो तुम क्या करोगे? आमतौर पे अनटिल अनलेस तो बॉलीवुड के हीरो और तुम्हें मालूम है कि यार ओहो हम तो जो मर्जी कर रहे, सब मजाक है, लेकिन एक्सट्रीम फियर में तुम घबरा जाते हो। वेट, सवाल समझने की कोशिश करो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एंटायर सिनेरियो। सिर्फ एक्सट्रीम फियर नहीं है, मैंने बोला एक्सट्रीम फियर के साथ साथ द सिचुएशन हियर इज कि यू हैव अ रास्ता, तुम्हारे पास रास्ता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। रास्ता होते हुए भी, ऑल्टरनेटिव होते हुए भी, यू आर नॉट एबल टू यूज इट। क्यों? क्योंकि तुम डर गए हो, एक्सट्रीमली ज्यादा डर गए हो। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट। ओके, सो रैप योर हेड अराउंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, तब तुम्हें ये बात समझ में आ पाएगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट उस सिनेरियो के आसपास है जहां पर जरूरत से ज्यादा फियर की वजह से तुम एक्ट नहीं कर पा रहे। अब मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ द जुडिशरी, राइट, या फिर इन टर्म्स ऑफ लॉ। मान के चलो, मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं, मान के चलो मैं तुम्हारे को एक ऐसे जगह पे ले जाऊं जहां एक ऐसा लॉ है, जहां पर एक ऐसा लॉ है जो तुम्हें तुम्हारे राइट्स को लेता नहीं है। वो बोलता देख तुम्हारे रास्ते हैं, लेकिन वो इतनी कंफ्यूजन दे देता है कि तुम्हें पनिशमेंट का इतना डर हो जाता है
कि तुम ना उसको हाथ लगाते टाइम भी डरते हो, बोलते ना मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन। तो एक बड़ा पुराना मुहावरा है, सी एज आई टोल्ड यू दिस इज नॉट एन इजी थिंग, सो जस्ट स्टे विद मी। दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, ये लाइन कहानी सुनिए। तो इमेजिन मैं तुम्हारे सामने छाछ रख रहा हूं, लेकिन तुम दूध से इतने बार जल चुके हो, तुम छाछ को पी सकते हो, इट इज अवेलेबल, बट तुम उसको टच भी नहीं करोगे बिकॉज तुम घबराए रहोगे। इसी को लॉ के निगाहों में से देखो। इमेजिन मैं लॉ में ऐसा कुछ लिख दूं कि अगर जो तुमने बोला वो अच्छी बात नहीं है। इमेजिन लॉ समझो, इफ यू से समथिंग एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग, तो मैं तुम्हें 15 साल की जेल दूंगा। अब तुम घबरा जाओगे कि यार ये अच्छी चीज का क्या मतलब होता है, अच्छा का क्या डेफिनेशन होता है, व्हाट इज अच्छा। अच्छा तो एक सब्जेक्टिव वर्ड है ना, किसी को कपिल शर्मा की बातें अच्छी लग सकती है, किसी को वो ही बोल सकता है यार इसने तो इंसल्ट कर दी। वैसे ही अच्छी बात की डेफिनेशन ना होने की वजह से और तुम्हारे उस लॉ की वजह से तुम्हारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, प्लीज समझो, वो फ्रीडम वहीं के वहीं है। लेकिन क्या तुम बोलोगे, क्या तुम उस अधिकार का प्रयोग करोगे, क्या तुम यूज करोगे? नो। क्यों नहीं यूज करोगे? तुम इसलिए नहीं यूज करोगे माय फ्रेंड्स, बिकॉज तुम में एक्सट्रीम फियर आ जाएगा। यू वुड बिलीव कि यार अगर सरकार को ऐसा लगे कि यार ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं तो गया 15 साल के लिए, तो वो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर चिल्लिंग इफेक्ट आ गया है। एंड दैट चिलिंग इफेक्ट जो है, वो इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर हो जाएगा कि वो उस राइट के होते हुए भी तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे। सो इफ यू नाउ लुक एट दिस, और अब इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। द चिलिंग इफेक्ट इज अ लीगल डॉक्ट्राइन दैट रेफर्स टू इनिबिशन और डिस्करेजमेंट ऑफ लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ नेचुरल एंड लीगल राइट्स बाय द थ्रेट ऑफ लीगल सैंक्शन। तो ये मैं कोई लॉ से बना सकता हूं, मैं तुम्हें बोलूं कि यार तुमने कुछ किया, मैं उसी टाइम तुमको जेल में डाल दूंगा, या फिर तुम्हारा प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, तुमने कुछ भी किया। सो तुम्हारा वो राइट होते हुए भी चले जाएगा। सो श्रेयस सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन पर ये इंपॉर्टेंट एक डॉक्ट्राइन यूटिलाइज हुआ था। कैसे? उन दिनों एक लॉ की बड़ी तारीफ या फिर लॉ की बड़ी बुराई हो रही थी। उस लॉ का नाम था सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेक्शन 66A ये बोलता था कि अगर तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में अगर तुम कुछ भी ऐसा बोलो जो इंसल्टिंग हो या एनोइंग हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया गया था, तो भाई हम ना तुम्हें सजा दे देंगे। अब भैया इंसल्टिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंसल्टिंग? मैं फिर से कपिल शर्मा का रेफरेंस देता हूं। अगर कपिल शर्मा के किसी कॉमेडी शो में वो तुम्हारा जोक करता है, जो कि उसका काम है, दैट्स अ पार्ट ऑफ हिज जॉब, तो वो तुम्हें फनी लगता है कि वो तुम्हें इंसल्टिंग लगता है? अब मुझे क्या पता, अब ये वर्ड्स बड़े सब्जेक्टिव हो जाते हैं, राइट? हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है। इमेजिन मैं तुम्हें ये बात बोलूं कि अगर तुमने इंसल्ट किया ना तो तुम्हें जेल, राइट, 15 साल जेल में बैठो। अब तुम हर टाइम मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचोगे, शायद 1000 बार सोचने के बाद भी नहीं हिल पाओगे, क्योंकि तुम सोचोगे भाई अगर ये इंसल्टिंग लगा सरकार को तो, या कोर्ट को ये इंसल्टिंग लगा तो मैं तो गया 15 साल के लिए। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर ऐसा कोई लॉ बना दिया जाए, राइट, अगर ऐसा कोई लॉ बना दिया जाए जो एक्सट्रीम फियर दे दे, तो हम उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। बिकॉज आपके अनुसार तो आपने वो राइट लिया नहीं है, आपके अनुसार तो वो राइट वहीं के वहीं है, अधिकार वहीं के वहीं है, लेकिन जो जनता है, जो नॉर्मल सिटीजन है, जो इंडिविजुअल है, उसकी तो मजाल ही नहीं होगी ना उसको यूज करने की। सो वी आर नेवर गोइंग टू अलाउ दिस काइंड ऑफ दिस। इनफैक्ट इसी वजह से सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रीड डाउन किया गया था इन श्रेयस सिंघाल केस। बहुत ही ऑसम केस है, और तुम समझ सकते हो कि यू कैन नॉट डू सच थिंग्स जो इनडायरेक्टली भी एक राइट को, किसी भी अधिकार को छीन लेता है। तो जरूरी नहीं है
कि स्टेट या कोई भी परमिशन या कोई भी ऐसी पावरफुल अथॉरिटी आपके राइट को छीन लेता है, तभी आपका छिन जाता है। कभी कभी वो उसको वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन इतना डरा देते हैं कि तुम उसे यूज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। सो अगर तुम इस लाइन को देखोगे तो इसमें बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में देखो, इसमें लिखा है एनी लीगल एक्शन दैट वुड कॉज पीपल टू हेजिटेट टू एक्सरसाइज लेजिटिमेट राइट, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन और अदरवाइज, फॉर फियर ऑफ लीगल रिपरकशन। तुम्हें डर लगने लग जाए कि भैया पता नहीं क्या हो जाएगा, ये लॉ से कोई दुनिया मतलब मेरे खिलाफ ही केस हो जाए। सो इस तरह के कंडीशंस को आप बोला जा सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। ये हो गया एक। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। कमेंट सेक्शन में डाल दो तुम्हें समझ में आया या नहीं, और जो तुम्हें लिखने वाली चीज है वो तुम्हारे सामने है। तो मेंस की भी प्रिपरेशन हो गई, प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन हो गई। मेक श्योर दैट यू लुक एट द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। सो इस पिक्चर पे जरा ध्यान दो, ये क्या कर रहे जनाब? सर ये पेड़ काट रहे? नहीं बेटा, ये पेड़ नहीं काट रहे, ये पेड़ की एक शाखा काट रहे, एक ब्रांच काट रहे। पे क्लोज अटेंशन, राइट? ये पूरा पेड़ नहीं काट रहे, ये पेड़ की एक शाखा काट रहे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। सेवर का मतलब होता है, सेवर वर्ड SEVER, सेवर का मतलब होता है टू कट, राइट? आमतौर पे कट अवे, राइट? कट नहीं, कट अवे। तो जब आप पेड़ काट रहे हो और पेड़ की शाखा काट रहे हो, तो सर ये पेड़ की शाखा पे इतना फोकस क्यों किया? इमेजिन अ सिनेरियो, एक सिनेरियो इमेजिन करो कि ये पूरा पेड़ में सिर्फ इस शाखा को, इस ब्रांच को कोई बीमारी होगी, सिर्फ इस ब्रांच को ही। पे एक वेरी क्लोज अटेंशन, सिर्फ इस ब्रांच पर, एक इस टहनी पर एक बीमारी होगी। नाउ मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं पूरे पेड़ को यहां से काट दूं और मार ही डालूं, कहानी से आपका खत्म करूं, या फिर मैं सिर्फ इतने ब्रांच को काट देता हूं, मान के चल रहा हूं कि ये बीमारी यहां पे आई नहीं है। तो व्हाट वुड बी द प्रेफर्ड ऑप्शन और विच इज द प्रेफर्ड ऑल्टरनेटिव? कि मैं पूरा पेड़ काट दूं, या फिर अगर मैं बचा सकता हूं पेड़ को तो सिर्फ टहनी काट देता हूं। तो दिस इज कॉल्ड एज सेवरेबिलिटी। मैं क्या बोलूंगा? मैं इसको लॉ की भाषा में क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा, या फिर टेक्निकल भाषा में बोलूंगा, दैट द ब्रांच कैन बी सेवर्ड if the rest of the tree can survive without the branch। मैं फिर से बोलूं, the branch can be cut या severed if the rest of the tree, बाकी बचा हुआ पेड़, can survive without the branch। अगर ये ब्रांच काटने के बाद भी रेस्ट ऑफ द ट्री चलता रह सकता है, तो मैं पूरा पेड़ नहीं काटूंगा बाबू, फिर मैं सिर्फ उतना पार्ट काटूंगा जितना कि मुझे सही मायनों में काटना जरूरी है। अब 2 मिनट के लिए इसको, कहानी को हटाओ। अब ये पेड़ को पेड़ मत समझकर, ओके, ये पूरा पेड़ ब्रांच समेत, ये पूरा लॉ, इसको पूरा लॉ समझो ये पूरा पेड़ विद ऑल द शाखाएं एक पेड़ है, जैसे इमेजिन फॉर अ वाइल, ओके। और मुझे ये नोटिस हुआ कि ये जो पेड़ की ये शाखा का, यानी कि लॉ का एक छोटा सा पार्ट है ना, केवल उतना पार्ट जो है वो गलत है, वो इलीगल है, वो असंवैधानिक है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या जरूरी है कि मैं पूरा का पूरा पेड़ काट दूं? क्या जरूरी है कि मैं पूरा का पूरा लॉ उठा के बाहर काट के फेंक दूं? तो मैं चेक करूंगा, मैं मतलब कोर्ट चेक करेगा। कोर्ट ये चेक करेगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ इतना पार्ट ऑफ लॉ को काट दिया जाए। अगर इतना काटने के बाद द रेस्ट ऑफ द लॉ अपने बलबूते पे चल जाए। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जस्ट इमेजिन, ये ब्रांच तब काटी जा सकती है और ये बाकी पेड़ तब बचाया जा सकता है जब ब्रांच काटने के बाद भी बाकी पेड़ अपने बलबूते पे, अपने दम पर चलता रहे। अगर ऐसे कोई ब्रांच है, मुझे नहीं पता ऐसी कोई ब्रांच होती है कि नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई ब्रांच है कि जिसके काटते ही पूरा पेड़ ही मर जाए, वो अपने दम पे नहीं चल सकता,
तो भाई मेरे पास मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं चाह के भी नहीं बचा सकता, मुझे इसको पूरा का पूरा काटना पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सुना होगा कि जब फौज में बड़ा कॉमनली होता है या एक्सीडेंट्स में बड़ा कॉमन होता है कि यार किसी का ना हाथ पे चोट जोर से लग गई और फिर वो हाथ में ना गैंग्रीन होने लगता है, सड़ने लगता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जन्स क्या बोलते हैं, वो सर्जन बोलते हैं कि देखो ये हाथ को है ना काट देते हैं, या फिर पाँव को है ना एक्सट्रीमिटी को काट देते हैं, ताकि रेस्ट ऑफ द बॉडी उसके बिना जिंदा रहेगी। तो क्या वो काटा जा सकता है? हाँ सर, काटा जा सकता है। तो मैं बोलूंगा इट इज सेवरेबल। क्यों? क्योंकि उसके हटाने के से पूरा शरीर खत्म नहीं होने वाला। लेकिन इमेजिन, ऐसा वैसा होता नहीं है, लेकिन इमेजिन कि किसी की गर्दन के ऊपर यहां पर ऐसा कोई इंफेक्शन हो गया, ऑलराइट, और उसको बोला कि भैया तेरे ना गर्दन काट देते। ये क्या करे भाई? ओके, गर्दन काट देते, ओके, बाकी बॉडी में से इतना पार्ट ऊपर से 6 इंच काट देते। देखो पागल तो नहीं है, आई एम नॉट सेवरेबल, बिकॉज ये काटने के बाद बाकी बॉडी कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन। सो द सिचुएशन हियर इज कि हर पार्ट सेवरेबल नहीं होता। वैसे ही लॉ में भी हर पार्ट ऑफ लॉ सेवरेबल नहीं होता। आई होप मैं यहां तक बात ले गया हूं तुम्हें। सो इसको द कॉन्टेक्स्ट देयर इज कि इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो एक बार जरा इसको ध्यान से देखो। सो देयर इज अ कंप्लीट स्टैट्यूट, एक पूरा लॉ है, राइट। इस लॉ में एक ऐसा पार्ट है जो वॉइड है। सो छोटा सा पार्ट जो है वो वॉइड है, राइट। वॉइड वो इलीगल है, वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। ये पूरा लॉ है। अब वो जो वॉइड पार्ट है उसको बाकी लॉ में से, तो इस लॉ में से एक छोटा सा पार्ट है, इसको काट दो। काटो, वेरी गुड, इसको काट दिया। अब चेक करो, राइट, अब चेक करो कि ये जो बाकी बच गया लॉ है, क्या ये अपने बलबूते पे चल जाएगा, कि ये अपने आप में ऑपरेटिव है या नहीं है। अगर द कोर्ट फाइंड्स कि हाँ यार ये अपने आप में चल जाएगा, वो इट इज अ लॉ, इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, ऑपरेशन एज एन ऑपरेटिव पार्ट है, वो चल सकता है, इट कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन, तो उतना ही पार्ट काटा जाएगा। सो वो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इट विल कंटिन्यू, और जो वॉइड पार्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब कोइंसिडेंटली मैं दूसरी बार आज श्रेया सिंघाल केस की बात कर रहा हूं। तो श्रेया सिंघाल केस में सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो था, वो जिसमें अभी इंसल्टिंग, एनोइंग, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो वाला पार्ट हमको, हमारे कोर्ट्स को लगा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसमें भी थोड़ा ही पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इसलिए मैंने, अगर तुमने ध्यान से देखा था तो मैंने बोला था वाटर रेड डाउन किया गया था, इन द सेंस कि वो जो लॉ पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। उसमें से केवल उतना पार्ट हटा दो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इलीगल है, जिसमें चिलिंग इफेक्ट है, या जिसमें तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायोलेट हो रहा है, उतने को हटा दो। रेस्ट ऑफ द लॉ एकदम फिट एंड फाइन है, वो अपने दम पर चल जाएगा, वो अपने बलबूते पे काम कर जाएगा। वी विल नॉट नीड टू कट ऑफ द एंटायर वन। तो इसका मतलब क्या है, द रेस्ट ऑफ द वैलिड स्टैट्यूट, जो स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट का मतलब लॉ है, जो रेस्ट ऑफ द लॉ है इट कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। कोर्ट इसमें चेक करता है कि ये सेवरेबल है या फिर ये सेवरेबल नहीं है। कीवर्ड क्या है कि ये सेवरेबल है या नहीं है। एक बार जरा बोर्ड पे देखो, ये तुम्हारे मेंस में तुम्हें लिखने के लिए बड़ा अच्छा समराइजेशन हो जाएगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इज अ लीगल डॉक्ट्राइन दैट अलाउज अ कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन एन इनवैलिड प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट, लीविंग द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट इंटैक्ट। इसका डॉक्ट्राइन का बेसिस ये है दैट द स्टैट्यूट शुड नॉट बी इनवैलिडेटेड इफ इट कैन बी सेव्ड बाय स्ट्राइकिंग डाउन द इनवैलिड प्रोविजन। बात समझो, पूरा लॉ उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। So I hope you understand कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। जब भी कोर्ट्स किसी
किसी भी तरह का निर्णय करता है, कोई भी फैसला करता है, तो वो कोई ना कोई डॉक्ट्राइन यूज कर रहा है. सो यू हैव टू नाउ अप्रिशिएट ईच ऑफ दिस डॉक्ट्राइन्स एंड अप्रिशिएट ऑल ऑफ दिस. सो लेट्स पे क्लोज अटेंशन टू ईच ऑफ दिस. और अब एक और देखते हैं. सो लेट्स हैव अनदर वन नाउ. इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. पहले ये लिख लो सब लोग. सो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है, या सबसे पहले देखो कि एक्लिप्स ही क्या होता है. राइट, ग्रहण लगने को क्या बोलते हैं. सो नाउ पे क्लोज अटेंशन टू ग्रहण लगना मतलब क्या होता है. सो लेट्स लुक एट दिस पिक्चर. राइट, सो वी आर सीइंग अ सोलर एक्लिप्स हैपनिंग. करेक्ट. नाउ सोलर एक्लिप्स, इस पिक्चर को देखो, ध्यान से देखते जाओ, एक मिनट देखते जाओ. तो सोलर एक्लिप्स में क्या जो पीछे सूरज है वो खत्म हो गया है, कि उसके ऊपर एक ग्रहण लग गया है, उसके ऊपर एक छाया हो गई है. पे क्लोज अटेंशन टू दिस अगेन. राइट, ध्यान से सुनना और इसको देखो, समझने की कोशिश करो. सो देयर इज अ सन. राइट, सन है, लेकिन कोई उसके मून हमारे उसके सामने आ गया. ये लोगो खत्म ही हो गया. खत्म नहीं हुआ है, उसके ऊपर उसका ग्रहण लगा है. जैसे जैसे वो मून अपनी अपनी जगह छोड़ के जा रहा है, सन रिवील्स इटसेल्फ, वो हमें दिखने लग जाता है. नाउ पे क्लोज अटेंशन अगेन. यार क्या बात हो रही है, देखो फिर से देखते. अब इस सन को सोचो कि ये कोई एक लॉ है, एक लॉ है. और इस मून को सोचो कि ये कोई एक फंडामेंटल राइट है. अगर एक लॉ के ऊपर एक फंडामेंटल राइट का छाया पड़ जाए, तो वो लॉ तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि ये फंडामेंटल राइट उसके ऊपर छाया मार के देखा है. मैं फिर से बोल रहा हूं, ये चौथी बार ये वीडियो को देखो. इमेजिन, सो दिस इज अ लॉ. ये देखो लॉ चल रहा था, दिख रहा था. अब इसके ऊपर एक फंडामेंटल राइट आ गया. जब तक ये फंडामेंटल राइट यहां है, तब तक वो लॉ होते हुए भी इफेक्टिव नहीं होगा. जैसे ही वो फंडामेंटल राइट हट गया, अचानक वो लॉ एक्टिव हो जाएगा. मैं बात समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं. दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. सो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये बोलता है कि कभी कभी किसी लॉ के ऊपर एक फंडामेंटल राइट की छाया पड़ जाती है. यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल, उस लॉ को आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने उस लॉ को इस्तेमाल किया तो हमारा कोई ना कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट हो जाएगा. तो सर ये तो बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन हो जाएगी. नाउ व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर इज यू हैव टू बी वेरी क्लोजली अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर. इस बात को समझने की कोशिश करो. देखो दो तरह के गुनाह होते हैं. प्लीज पे क्लोज अटेंशन टू दिस. एक होते हैं जो अनजाने में हो जाते, और एक होते हैं जो जानबूझ के किए जाते. पे क्लोज अटेंशन अगेन. तो मैं एक गुनाह कर रहा हूं और मैं जान के गुनाह कर रहा हूं कि यार ये ना है गलत, मैं फिर भी करूंगा. ये है कंडीशन नंबर 1. और कंडीशन नंबर 2 बोलती है कि मैंने ना कर लिया, अनजाने में कर लिया, मुझे बाद में पता चला कि यार ये तो मुझसे गलती हो गई. तो ये होगी कंडीशन नंबर 2. तुम मुझे सोच समझ के बताओ कि इसमें ज्यादा भयंकर बात कौन सी है. विच इज द बिगर ग्रेविटी, विच इज द बिगर ऑफेंस. आई एम श्योर अंटिल अनलेस तुम बिल्कुल ही बेवकूफ टाइप के हो, जो तुम नहीं हो, या फिर तुम बिल्कुल ही ऐसा धरनावादी प्राणी हो, जो कि तुम नहीं हो, तो आमतौर पे सब लोग ये बोलेंगे अ रीजनेबल आंसर टू दिस एंड अ वेरी फेयरली करेक्ट आंसर टू दिस इज दैट द वन इन विच आप जानबूझ के कर रहे हो, in which you are knowingly committing a crime, in which you are knowingly doing the wrong thing, that is the one which has a higher gravity and which should be having a bigger punishment. I hope this is the entire context. So let me explain this to you all over again. So हमारे पास दो लॉज है. Now imagine the scene
Right, let's get back to this. Now, just understand this. There are two types of laws. Okay, एक लॉ वो था जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही बने हुए थे. मेरी बात समझ में आ रही है? कि जो ब्रिटिश राज के टाइम पर ही बन गया था, या फॉर दैट मैटर अभी उस टाइम पर हमारे फंडामेंटल राइट्स बने ही नहीं थे. ऐसे लॉज को बोला जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो लॉज होते हैं जो कि तब बने हुए थे, या फिर वो तब से इफेक्टिव है जब से. ना प्लीज ट्राई एंड अप्रिशिएट दिस. ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज तब से बने हुए हैं जब से मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं. हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था उस टाइम तक. जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना था तो उसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि उस टाइम पर इमेजिन कि मैं इंग्लैंड के जमाने में एक लॉ बना रहा हूं. सो आई एम अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेकर. उस टाइम मुझे थोड़ी ना पता था कि आज से 2 साल बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 20 साल के बाद जब भी एक फंडामेंटल राइट बनेगा और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हो जाएगा. मैं तो जानता ही नहीं था. ऐसे लॉस को बोला जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. अगर ये लॉ पहले से बना है और बाद में फंडामेंटल राइट आया है, अगेन पे क्लोज अटेंशन, फिर से इस वीडियो को देखो, तो ये जो पीछे सन है ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और ये फंडामेंटल राइट बाद में उसके सामने से गुजरा है और उसके ऊपर छाया डाल दी है. इस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लागू होता है. सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पता ही नहीं था कि भाई एक दिन ये फंडामेंटल राइट उसके सामने से गुजर जाएगा. उस बेचारे को क्या पता था? दैट इज वाई जब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है, उस प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर जब वो छाया जाती है, फंडामेंटल राइट आता है, तो फंडामेंटल राइट उसको डोरमेंट कर देता है. वर्ड है, की वर्ड है, डोरमेंट कर देता है. आई एम रिपीटिंग द वर्ड. वो डोरमेंट करता है, उसको खत्म नहीं कर देता, उसको बर्बाद नहीं कर देता, उसको नल एंड वॉइड नहीं कर देता. क्यों? क्योंकि ये अनजाने में हुआ है. नोबडी न्यू इन द फर्स्ट प्लेस कि ये फंडामेंटल राइट आएगा. लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है जी, ये तो फंडामेंटल राइट बनने के बाद मैंने बनाया. वाह, तुम जानते थे कि फंडामेंटल राइट है? हाँ. तो फिर भी तुमने लॉ बनाया? हाँ. तो तुमने जानबूझ के बनाया? हाँ. तो फिर तुम पर डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल हो जाएगा. फिर से याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल हो जाएगा. डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के एप्लीकेबिलिटी का ध्यान से सुनना. तो यहां पर जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस लॉ को डोरमेंट होना नहीं डिस्क्राइब करेगी. वो बोलेगी इसने जानबूझ के किया है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, खारिज किया जाए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए और इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट यहां पर इज कि कब यूज होता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू और कब यूज होता है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. सो अगर ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो इस पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगेगा. तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कब तक चलेगा? सो अब इसको ध्यान से देखो. सो ये है एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. यह आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था, एकदम फुल वोल्टेज पे चमक रहा था, अपने आप को पूरी तरह से इफेक्टिव था. लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया, एक्लिप्स बाय द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट ठीक धीरे 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 उसको कवर कर गया. और एक ऐसा दिन आया कि वो लॉ जो पीछे चमक रहा था वो अचानक पूरी तरह से ढक गया. अब मुझे इसको एक्लिप्स से निकालना है. यार ये क्या बात हुई? अब भैया ये थोड़ा ना, वो लॉ है, पर मैं एज स्टेट, मैं एज सरकार चाहता हूं कि यार ये लॉ ना इफेक्टिव हो जाए. भैया ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भैया, ये कोई बात है? हमें तो वो लॉ चाहिए. राइट. वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे ये लॉ चाहिए. तो क्या करोगे? व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? तो तुम्हें उस फंडामेंटल राइट, वो जो जिसने छाया डाली हुई है,
तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, या तो उस लॉ को भूल जाओ कि यार जी ये लॉ होगा जो होगा, लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि मैं उस लॉ के लिए जो फंडामेंटल राइट ने छाया डाली हुई है, मैं उस लॉ को, उस फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा अमेंड कर दूं, थोड़ा सा गैप दे दूं, उसमें कोई इसमें संशोधन कर दूं, कोई एक्सेप्शन ले आओ और बोलूं कि यार इस मामले में भाई फंडामेंटल राइट होते हुए भी ये हमने दो एक्सेप्शन दे दी या एक एक्सेप्शन दे दी, भाई अब तुम्हारा ये लॉ रिवाइव हो जाएगा। तो ये लॉ जैसे जैसे फंडामेंटल, जैसे एक्लिप्स होता है हटता चले जाता है, वैसे ये लॉ को धीरे 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 उस छाया से निवारण हो जाएगा बाय प्रोवाइडिंग अ एक्सेप्शन। और फिर वो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है अचानक रिवाइव हो गया। अब यही अपने आप में एक प्रूफ है कि कभी भी ये नल एंड वॉइड तो हुआ ही नहीं था यार, ये कभी नल एंड वॉइड हुआ नहीं था। ये नल एंड वॉइड हुआ होता तो ये दोबारा कैसे आता। सो एक्लिप्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का ऑटोमेटिक मतलब है कि हमें ये एक शैडो आ गई है। लेकिन ये तुम्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, अगर फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट ले आए, उसमें कोई चेंज ले आए, तो इज इट पॉसिबल कि ये दोबारा जिंदा हो जाएगा, ये दोबारा वैसे ही चमकने लग जाएगा। तो आंसर इज 100%, ये दोबारा जिंदा हो जाएगा, ये दोबारा फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन कोइंसिडेंटली अगर ये जो लॉ है ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो भाई फिर इसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर ये जान के कि यार इस टाइम पर एक फंडामेंटल राइट था, तुम्हें मालूम भी था, उसके बाद भी तुमने अगर यूटिलाइज किया या तुमने ऐसा कोई लॉ किया, बनाया या कोई एक्शन किया, तो तुम्हारे ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। और डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो हर एक्शन पे एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि लेजिस्लेटिव एक्शन पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे भी और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे भी। सो देखो, समझने की कोशिश करो, वो भी डॉक्ट्राइन है, ये भी डॉक्ट्राइन है, ऑल ऑफ दीज आर डॉक्ट्राइन्स। सो अगर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर जान के बना हुआ है, तो उस टाइम जुडिशियल रिव्यू, वर्ड देखो यहां पर क्या है, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू इनवैलिडेट। अरे बाप रे बाप, वर्ड समझो बेटा, यहां से बनते हैं टॉपर्स। इनवैलिडेट करने का प्रोसेस है ये, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। अगर कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी रेगुलेशन, कोई ऐसा गवर्नमेंट एक्शन हो जो उनको लगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि उनको लगे कि ये किसी भी फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है, तो ये या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट है उसके खिलाफ है, देन इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो क्वेश्चन तुम्हें दो अलग अलग एंगल्स पे आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कब एप्लीकेबल होता है, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कब एप्लीकेबल होता है। सारा कहानी है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगता है और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू लगता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जब लगता है तो वो लॉ मरता नहीं है, वो लॉ सिर्फ डोमिनेट हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है। जैसे ही वो छाया करने वाला फंडामेंटल राइट या तो हटा दिया जाए या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट, संशोधन कर दिया जाए, तो अचानक वो दोबारा वैसे ही जागृत हो जाता है जैसे वो पहले था। और डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू तब एप्लीकेबल किया जाता है जब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है, और एक बार ये एप्लीकेबल हो गया तो इसमें कोई डोरमेंसी वॉर्मेंसी नहीं है, यहां पर कहानी खत्म। दैट्स इट, द लॉ or the court will be declaring that law as null and void, unconstitutional। इसी को बोलते हैं अल्ट्रा वायरस और स्ट्राइक डाउन। तो तुमको अगर चैंपियन बनना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, और ये मैं अपनी क्लासेस में बड़ा कॉमनली तुम्हारे साथ करता ही हूं। मोस्ट ऑफ यू नो दैट कि मैं आई विल ऑलवेज इंश्योर कि मेरे स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज आए। तो मैं तुम्हारे सामने एक बार ये पढ़ता हूं, जस्ट रीड दिस पार्ट विच इज द सेकेंड पार्ट।
इट सेज द स्टेट शैल नॉट, और बाय चांस अगर तुम्हें यहां से नहीं दिखाई दे रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन खोल लो और आर्टिकल 13 खोल लो। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 पढ़ लो और इसमें लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट मेक, ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा, द स्टेट शैल नॉट मेक any law which takes away or abridges the rights conferred by this law, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void किया जाएगा। तो ये तुम्हें क्वेश्चन कई बार आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कहां से, कौन से आर्टिकल से हमें डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू मिलता है। तो याद रखना डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमको मिला है आर्टिकल 13 में से, और आर्टिकल 13 में कोई डॉर्मेंसी वगैरह की बातें नहीं होती। इट इज कंप्लीटली एंड ऑनेस्टली ओनली डिस्कसिंग अबाउट नल एंड वॉइड। तो ये अगर आ गया पिक्चर में, गेम इज ओवर, देयर इज नो इफ्स एंड देयर इज नो बट्स। आई होप मैं ये वहां तक सारी बात तुमको समझा पाया हूं। एज ऑपोज टू दिस, एक बार डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पढ़ो। इसमें लिखा है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फंडामेंटल राइट्स आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अब ये क्या यार, कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब तुम समझो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आसान नहीं होती। तुम्हें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए जो तुम्हें हर वर्ड समझाए। प्रोस्पेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या है? इट सेज कि फंडामेंटल राइट जब एप्लीकेबल हो जाएगा तो वो केवल तब अप्लाई किया जाता है, मतलब वो जो नल एंड वॉइड वाला फंडा है ये तब अप्लाई किया जाता है जब लॉ जो होता है वो तब बनता है जब फंडामेंटल राइट बन चुके हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फंडामेंटल राइट्स तुम्हें नल एंड वॉइड, तुम्हारे को खारिज या फिर तुम्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तुम्हारे लॉ को, तुम्हारे एक्शन को तब करते हैं जब फंडामेंटल राइट के बनने के बाद वो लॉ बने, या फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, उसको एनफोर्स किया, उसके बाद वो लॉ या कोई एक्शन किया जाए। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब भविष्य की तरफ इफेक्टिव है। तो मैंने आज जो किया ये केवल, आज फंडामेंटल राइट आया तो ये केवल भविष्य पर अप्लाई किया जा सकता है। इसका ऑपोजिट होता है रेट्रोस्पेक्टिव। इन अदर वर्ड्स ये पास्ट किसी इवेंट पे अप्लाई करेंगे। नो, फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट हुआ और इसलिए एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ये तभी हो सकता है जब फंडामेंटल राइट बन गया हो और फिर उसके प्रोस्पेक्टिवली, लैंग्वेज समझे, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया। और वो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब उसके बाद अगर कोई लॉ बने, उसके बाद अगर कोई कानून बने, कोई एक्शन होगा, तो उसके बाद उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। अब इसकी आखिरी लाइन देखो जो रेड में, वो एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, एज इट इज उठा के क्वेश्चन डाल देते कभी कभी यूपीएससी। वो बोलेगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट स्क्रूटिनी। सर ये क्या बात हुई? मतलब जो लॉ पहले से बन गए हैं बिफोर फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर उनको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। उसकी वैधता इस बात पे नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स बन गए कि नहीं। भैया उसको क्या मालूम तो बेचारे को कि फंडामेंटल राइट बन चुका है। सो दिस इज नॉट, हाँ वो डोरमेंट जरूर हो जाएंगे, उनके ऊपर छाया जरूर हो जाएगी, लेकिन वो नल एंड वॉइड नहीं होंगे। आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने यहां पर की वर्ड्स मार्क किए ना, और जो मैंने तुम्हें लाइंस एग्जैक्टली लिखवाई है, उनको एज इट इज याद कर देना। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, एग्जैक्ट वर्ड्स, यू नो, वहां पर एग्जाम में आता है 1 and 2 and 3 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर open subject to fundamental review or not, right scrutiny or not। अब तुम्हारा उस टाइम पर दिमाग ना इतना फंक्शन करेगा नहीं, since you are not law students and since you are not lawyers, I would suggest कि इसका मौके का फायदा उठाओ, ये नोट्स याद कर लो। समझा तो मैंने दिया है, मेरे ख्याल से मैंने इसको काफी अच्छी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, एंड इफ यू एंजॉयड दिस कमेंट सेक्शन में डालो। ये ना रियल टॉपर मटेरियल मैंने तुम्हें पढ़ा है। अगर यू आर एबल टू फिगर आउट ये सारे क्वेश्चंस, आई थिंक यू आर ऑन अ फार 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 बेटर पोजीशन देन ऑलमोस्ट एनीवन दैट यू कैन थिंक ऑफ। आइदर वेज, अगर तुम और भी चाहते हो कि तुम और ज्यादा डिटेल में हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो ये मौका अच्छा है, राइट। ये ऑफर का पूरा फायदा उठा लो। दिस इज द रिपब्लिक डे ऑफर और ये कल खत्म हो जाएगा। यूज द डिस्काउंट कोड SIDLIVE SIDLIVE
और आप इसका फायदा उठाओ। प्लीज अंडरस्टैंड 60% ऑफ है ऑन यूपीएससी विद अश्योर्ड सक्सेस, यानी कि अगर आपने CSE 26 क्लियर कर लिया तो ठीक है, और अगर नहीं भी क्लियर कर पाए तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। I'll be very, very happy to teach you in case you decide to join us. In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.